जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से हमारे साथ शो पर मौजूद हैं कर्नल मयंक चौबे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार रंजिता जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। आई होप आपका हाथ अभी पहले से बेटर है। देखिए, अब ओके, पट्टी भी खुल फाइनली आपका चुकी है अभी। प्लास्टर निकल गया। जी जी। जी। प्लास्टर निकल गया, वायरिंग निकल गई, अब मैं वायरलेस हो चुका हूँ। जी। तो अच्छी फ्रीक्वेंसी ऐसी बात है। कैच कर उम्मीद लूंगा करती हूँ मैं। जल्दी आपका आपका हाथ प्रॉपर पहले की तरह काम करने लग जाए। सर, थैंक यू, अब थैंक यू। पाकिस्तान को हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीने से पाकिस्तान जो है वो पूरे रीजन में अपनी एक जो पोस्चरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब के साथ उन्होंने पैक किया, फिर उसके बाद ये रिपोर्ट्स रही कि सिमिलर जो कॉन्ट्रैक्ट की बात है वो कई सारे और लगभग 8 मुल्कों के साथ चल रही है। अब बांग्लादेश के साथ भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनके साथ भी सिमिलर डिफेंस पैक्ट है। लीबिया और कई सारे ऐसे देशों के साथ ये सारी चीजें खबरें आ रही हैं। सर, अगर इस पूरे उसको समझने की कोशिश करें तो क्या उद्देश्य है? क्या पाकिस्तान एक चाइना बैक कुछ ब्लॉक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है या अपनी एक रीजनल पोस्चरिंग कर रहा है? देखिए अमर जी, पाकिस्तान हमेशा से अपनी आइडेंटिटी की तलाश में है। लेट अस फेस फैक्ट्स। पाकिस्तान में आपको पता है मुतालबा पाकिस्तान पढ़ाया जाता है। उसमें सडनली 7th सेंचुरी से उनका इतिहास शुरू होता है। इट इज अनफॉर्चुनेट, मेरी एक पाकिस्तानी कमेंटेटर से बात हो इट्स रही थी। मुताले पाकिस्तान। अच्छा, मैं उसको मुताला मुतालबा पाकिस्तान मुताला बोल। मीन्स स्टडी स्टडी। ओके, मुताला पाकिस्तान। तो मुतालबा इज आस्किंग समथिंग कि मेरा आपसे मुतालबा है, ये मुतालबा दीजिए है, कोई। समझ गया। जी। तो आई करेक्ट माई सेल्फ। तो मुताला पाकिस्तान पढ़ाया जाता है। अब उसमें शुरुआत हिस्ट्री की होती है 7th सेंचुरी से। ठीक है। अब मैं उनके कमेंटेटर से ये बोल रहा था कि भाई साहब, अगर आप पूरी हिस्ट्री को क्लेम करेंगे, बिकॉज 47 से पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं, था तो पूरा भारतवर्ष था। तो अगर आप अपनी हिस्ट्री को प्री हिस्टोरिक टाइम से क्लेम करना शुरू कर दें तो आपकी हिस्ट्री बड़ी रिच हो जाएगी। और ये बड़ा अफसोस है कि आपके पास हिस्ट्री मौजूद है और फिर भी आप अपनी तलाश में घूम रहे हैं। मैं खुद अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या दिखाएंगे राह मुझको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। तो पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी हो रखी है। सब कुछ है उसके पास में, फिर भी घूम रहा है। जैसे वो जंगल में हिरन घूमता है ना, कस्तूरी की तलाश में, उसको आ रही है खुशबू कहीं से, उसको पता नहीं कि उसके पास ही है कस्तूरी। तो पाकिस्तान की हालत भी कुछ कुछ ऐसी है। मुताला पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा है कि मीर कासिम आए थे 7th सेंचुरी में, उसके बाद में अचानक मुगल पैदा हो जाते हैं। तो कई सेंचुरीज का इतिहास जो है उनका गायब हो गया। मुगल चले गए तो उन्होंने बहुत तगड़ी जंग लड़ी है और उन्होंने आजाद पाकिस्तान पाया है। ये नहीं है कि भारत का विभाजन हो तो पाकिस्तान बना ना, पाकिस्तान आजाद हुआ। जबकि हमें पता है कि पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था। पाकिस्तान जो है वो डिवीजन ऑफ इंडिया से बना था। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि पाकिस्तान बनना जो था, यानी भारत का विभाजन जो है सन 47 में, धर्म के आधार पर नहीं हुआ था। उसका विभाजन हुआ था आईक्यू के आधार पर। तो जिनकी आईक्यू अच्छी थी वो रह गए रेटक्लिफ लाइन की इस तरफ, और जिनकी कम थी वो चले गए उस तरफ। तो अंबर जी, आपके पूर्वज जो थे उनकी आईक्यू जो थी वो सही सलामत थी, तो आप रह गए यहां पर। और जिनकी कम थी वो बोरिया बिस्तर उठा के उधर चले गए या वहीं जाके बस गए। और इस चीज का प्रूफ आप देखेंगे, आपको पाकिस्तान में मिलेगा, और ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश बना था उसमें भी मिलेगा आपको। आप मेरी कही हुई बात को एक बार अपने बैकड्रॉप में रखिएगा, और जो बयानात आते हैं दोनों देशों से आप उससे कंपेयर कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि प्रोबेबली जो बात मैं कह रहा हूं उसमें कोई सच्चाई हो सकती है। तो कमिंग बैक टू पाकिस्तान पोस्चरिंग, पाकिस्तान ने मुआहदा किया बहुत लोगों के साथ में। सबसे पहले नजर जाती बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के साथ में ऐसा है कि भारत के रिश्ते थोड़े तल्ख हो रहे थे, तो ऐसा है कि चलो हम हाथ बढ़ाते हैं, हम कराची ऑफर करते हैं उनको। तो बांग्लादेश के फिनिश गुड्स जो होंगे वो कराची पोर्ट से रवाना होंगे। कराची पोर्ट जो है वो 60% एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है पाकिस्तान के लिए। अब अगर बांग्लादेश को ये पोर्ट इस्तेमाल करने की इजाजत मिलती है तो पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में एक बिग ब्रदर का रोल अदा कर रहा होगा। अपना पोर्ट दे रहा है एक और ममालिक को, और फिर उसको बोल रहा है कि भाई आप यहां से एक्सपोर्ट कीजिए। तो एक जो पाकिस्तान साउथ एशिया में एक आइसोलेट हो रहा था, उसको एक जगह पर मिलेगी। सार्क जो था, हमको पता है कि सार्क जो है शेल्व हुआ पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान की हरकतों की वजह से सारे देश उससे अलग हो गए।
अब वो वापस अपने आप को पोज़ीशन कर रहा है साउथ एशिया में और उसकी पोज़ीशनिंग का उसको सबसे बड़ी ज़रिया मिल गया बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश का वो सहारा ले रहा है। दूसरा उसने क्या किया सऊदी अरेबिया के साथ में डील करता है। डील सुन के भारत में कई यूट्यूबर्स जो थे वो काफ़ी परेशान हुए, परेशान तो खैर नहीं हुए, मज़ा लेने की कोशिश कर रहे थे कि अब भारत जो है वो ऑपरेशन सिंदूर कैसे कंटिन्यू करेगा क्योंकि अब तो मुआहदा हो चुका है सऊदी अरेबिया के साथ में। अब आपने मज़ेदार चीज़ देखी कि जब पाकिस्तान अटैक करता है काबुल के ऊपर, बमबारी करता है और फिर टीटीपी जो है वो बदला लेती है और पाकिस्तानी फ़ौज की अच्छी तरीके से पिटाई करती है। सऊदी अरेबिया कहाँ था वहाँ पर? मुआहदा तो था। तो भारत और पाकिस्तान की तो बात दूर है, अफ़गानिस्तान तक ने एक्शन लिया और सऊदी अरेबिया ने क्या किया? एक बड़ा ल्यूक वार्म सा प्रेस नोट निकाला कि दोनों फरीकों में थोड़ी-सी आपस में बातचीत होनी चाहिए, जिससे कि सौहार्द और शांति बनी रहे बॉर्डर पे, दैट्स ऑल। हम जो कह रहे थे और जो हमारे यूट्यूबर भाई कह रहे थे कि अगर ऐसा करेंगे तो सऊदी अपनी फ़ौज रवाना कर देगा और ये कर देगा, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपनी कलम उठाई, कलम भी नहीं उठाई कि उन्होंने एक टाइपिंग का करके जारी कर दिया और दैट्स ऑल। तो बड़ा ल्यूकवार्म सा उसको वो मिला। तो हमारे काफ़ी लोग जो थे उसको देख के ठंडे पड़ गए कि अब ये बाल दाल नहीं गलेगी। पाकिस्तान ने अपनी फुटप्रिंट बढ़ाने की कोशिश की सऊदी अरेबिया के साथ में और मेरा मानना ये है कि उसमें सऊदी अरेबिया ने इनको मोटा पैसा दिया। पैसा क्यों दिया? क्योंकि 25,000 की फ़ौज चाहिए थी यमन में जाके स्टेशन करने के लिए, जो कि हूती से लोहा लेती। और हूती के कमांडर ने बोल दिया कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज आई, तो 25,000 कब्रें तैयार होंगी यहाँ पर उनके फ़ौजियों के लिए। तो उसने पैसा लेना क्यों मुनासिब समझा? क्योंकि भारत के साथ में सऊदी अरेबिया की जो ट्रेड है, वो $44 बिलियन की ट्रेड है और $4 बिलियन की पाकिस्तान के साथ में है। तो $44 बिलियन को क्यों गड्ढे में डालेगा सऊदी अरेबिया $4 बिलियन के लिए? सऊदी अरेबिया में इंसान बसते हैं, इंसानों में इंटेलिजेंस है, वहाँ पाकिस्तानी नहीं बसते हैं वहाँ पर। तो सऊदी अरेबिया ने अपने होश की दवा पी। अब ट्रम्प साहब ने क्या किया कि भई हम एक स्टेबलाइज़ेशन प्लान लाते हैं वेस्ट एशिया का। उसमें गाज़ा में फ़ोर्सेस को तैनात करना है। तो फ़ोर्सेस के नाम पर पाकिस्तान के पास में एक आर्मी है जिसको कि आर्मी कम और सिक्योरिटी गार्ड के रूप में अधिक इस्तेमाल किया जाता है। केस इन पॉइंट आपको ध्यान होगा कतर में फीफा हुआ था, वर्ल्ड कप सॉकर। उसमें पाकिस्तान की फ़ौज तैनात हुई थी। पाकिस्तान की फ़ौज जो है, वो क्या सुरक्षा के लिए तैनात हुई थी? नहीं, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में तैनात हुई थी। फ़ौज लगाता है भला कोई अपने टूर्नामेंट्स में? नहीं। और कतर में लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी? कतर तो बड़ा पीसफुल शांत है। दे वांटेड सिक्योरिटी गार्ड्स उनके पास में पैसे थे। उन्होंने पैसा फेंका जैसे कि जानवर को बोटी फेंकते हैं, वैसे ही पूरी दुनिया पाकिस्तान को बोटी फेंकती है। पाकिस्तान उसको दबा के लपकता है। लपकता किस लिए? आज मैं किसी चैनल पे बात कर रहा था। जनरल नासिर मुनीर साहब की 1 बेगम है और 3 लड़के हैं उनके और इन चारों को 22 अगस्त को अमेरिका की नागरिकता मिलती है। अमेरिका की नागरिकता लेने के लिए एक तरीका है कि आपको $1 मिलियन आप दीजिए, आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। $1 मिलियन यानी कि आज की तारीख में मान के चलिए 90 लाख नहीं 9 करोड़ भारतीय रुपए। 9 करोड़ भारतीय रुपए होंगे तो पाकिस्तान में शायद डबल है करेंसी का रेट। फिलहाल मैं भारतीय नो रु रकम पे चलता हूँ। जी, 3 टाइम्स है। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। तो ऐसा है कि गणित में ना जब मुझे मल्टिप्लिकेशन करना होगा तो 9 की फिगर छोटी है तो इससे आसानी से हो जाएगा। तो 4 नेम 36, 36 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ जनरल आसिम मुनीर साहब को देने होते हैं यूएसए को, जिससे कि इन चारों को वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाए। अंबर जी ये बताइए भारत में किस जनरल साहब के पास में 36 करोड़ रुपए हैं? बेचारे रिटायरमेंट के बाद में 3 बीएचके का फ्लैट लेके रहते हैं। इतने पैसे किसी भी भारतीय जर्नल के पास नहीं होते। तो आखिर आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो कौन-सी खेती करते हैं जिसमें कि सोना उगलती है फसल उनकी और 36 करोड़ रुपए अमास कर सकते हैं? कहाँ से पैसे आते हैं ये? ये प्रश्न चिन्ह जो है ये आज मैंने एक पाकिस्तान के पीएमएलएन के लीडर थे जो एक चैनल पर आए थे, उनसे मैंने ये प्रश्न किया और इस प्रश्न का उत्तर उनको नहीं मिल पाया। उन्होंने रिटॉरिकल जवाब दिया कि हमारे आसिम मुनीर साहब हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, उनको लीबिया में बहुत बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है। हिंदुस्तान में देखिए मोदी साहब को कौन पूछ रहा है। मैं बता रहा हूँ कि मुझे उस समय याद आया अपना स्टेटमेंट कि इस देश का विभाजन आईक्यू के आधार पे हुआ था। आसिम मुनीर साहब को 2 रोटी फेंकी उन्होंने और बोला तुम्हारे अड्डे जो हैं हमारे हुए। मोदी साहब जाते हैं तो ट्रम्प की इन्विटेशन को ठुकरा कर जाके ज़ाग्रेब चले जाते हैं। तो अब आप देखिए कि किसका प्रोटोकॉल कैसा है,
ये सर्वविदित है। बाकी आपको अगर मेंटेन करना है कि लीबिया के साथ में आप डील कर रहे हैं और सो कॉल्ड $4 बिलियन की डील कर रहे हैं, जैसा कि अखबारों में शाया हुआ है। लेकिन मज़े की बात ये है अभी तक किसी भी जी। गवर्नमेंट ने इस बात की तस्दीक नहीं की है कि ऐसी कोई डील हुई है। हम मान के चलते हैं ठीक है, बिना आग के धुआँ नहीं होता, तो धुआँ उठ रहा है तो हो सकता है ये डील बिल्कुल सर, लेकिन सफल भी सर हो। सबसे बढ़िया जो इसमें सवाल ये निकल के आ रहा है कि लीबिया पर 2011 से जो है वो एम्बार्गो है यूएन का। उसके बाद भी इस तरह की जो डील हो रही है, क्या रूल वायलेट नहीं हो रहे हैं? ये भी सवाल अंबर है जी आप पाकिस्तान के मुझे लिए। प्लीज़ गाइड करेंगे कि कहाँ से एम्बार्गो कहाँ से लगा है ये? यूनाइटेड नेशंस। ओके, मतलब यूनाइटेड नेशन अभी ज़िंदा है? मैं सोचता था यू के बाद में एसए ही होता है, एन तो कहीं होता नहीं है। तो अगर ये कोई डील हो रही है तो वरद हस्त किसका है हम सबको मालूम है। अब अच्छा इसमें भी उन्होंने इस डील में भी एक पेच दे रखा है। अगर आर्म्स एम्बार्गो लगा है तो अगर तीसरे देश के थ्रू डील होती है तो वो डील मान्य है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो न जाने कौन बीच बचाव कर रहा होगा और कौन नहीं करेगा, ये तो सर भगवान जानता यहाँ है पे लेकिन आपकी बात आई एम सॉरी कट रही, लेकिन मुझे यहाँ जी, पे मौलानाओं की बात याद आ गई। मौलाना फतवे जी। देते हैं, रूल्स रेगुलेशन निकालते हैं। जब बात अपने पे आती है ना, तो वो सारे फतवे और हदीस निकाल के अपने लिए सब हिसाब किताब बराबर कर लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन इस वक्त मौलाना बना हुआ है फतवे देने वाला। फतवे से मुझे अंबर जी एक और चीज़ याद आई। जनरल आसिम मुनीर साहब एक तकरीर कर रहे थे और उस तकरीर में ये बोला कि फतवा जो है वो गवर्नमेंट निकाल सकती है। ऐसा नहीं कोई मौलाना अपनी मर्ज़ी से निकालेंगे। तो रीअप्रोप्रिएशन ऑफ रिलिजन जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिलेगा आपको कि अब से फतवे जो है वो गवर्नमेंट निकालेगी। क्योंकि ऐसा है कि अल्लाह मियाँ ने केवल आसिम मुनीर को उतारा है धरती के ऊपर कि भई तुम ही जाके गवर्न करोगे और तुम ही हो वो जो कि सबका बेड़ा पार करने वाले हो। तो वो सेल्फ स्टाइल्ड प्रॉफिट बन चुके हैं आजकल वहाँ के। सेल्फ स्टाइल्ड प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन कागज़ात में अभी भी वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही चलेंगे। बहुत समझदार आदमी है वैसे। आईक्यू की थोड़ी-सी छींट उनके ऊपर ज़्यादा पड़ गई थी। क्योंकि उन्होंने एक बड़ा बढ़िया काम किया है। 27वां संशोधन निकाला उन्होंने अपने आईन में, जिसमें उनको स्वीपिंग पावर्स मिल गई। उनके देश का जो जुडिशियल सिस्टम है, वो भी इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। अच्छा, केवल यही नहीं है, इनके डीजी आईएसआई, डीएजी आईएसपीआर जो ये लोग हैं, ये सब इससे परे हैं। इनके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन आयद नहीं होता। तो एक तो इनको स्वीपिंग पास ये मिल गई, 5 साल के लिए काबिज़ हो गए उस कुर्सी के ऊपर। उसका नाम इन्होंने दिया था सीजेएफ पता नहीं चीफ ऑफ जॉइंट फोर्सेस ऐसे कुछ नाम दिया था। और उसके ऊपर भी क्या नाटक हुआ हमने सबने देखा था कि शहबाज शरीफ साहब गए थे यूके, यूके से लौट के आए नहीं वो और आते हैं तो सीधे लाहौर चले जाते हैं, लाहौर चले जाते हैं तो फिर भी साइन नहीं होता और 4 तारीख आ जाती है 4 दिसंबर जबकि 30 नवंबर को साइन होना था। तो मैं एक पाकिस्तान के मेजर साहब से किसी डिबेट में था, तो मैंने उनसे पूछा कि मेजर साहब आप भी फौजी आदमी हैं, मैं भी फौजी हूँ। ये बताइए रेट्रोग्रेड इफेक्ट से कौन-सा प्रमोशन होता है फौज में? कोई भी अपॉइंटमेंट रेट्रोग्रेड से नहीं होता है। यानी कि जिस दिन साइन होता है उस दिन और उसके बाद से शा लागू होता है वो, पीछे से लागू नहीं होता। तो ख़ैर कानून होता है सभ्य समाज के लिए और पाकिस्तान जो है वो समाज नहीं है जहाँ पर सभ्यता की आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, चलने दीजिए जैसा चल रहा है, वो देश जैसा चल रहा है बिल्कुल सर, पाकिस्तान और तो फुल गैर कानूनी है, इलीगल तरीके से कब्जाया हुआ है, तो पाकिस्तान से क्या कानून की और उसकी उम्मीद, कायदे जी, कानून की उम्मीद रखते ऑक्सीमोरॉन है। पाकिस्तानी कानून इज़ अ ऑक्सीमोरॉन। जी, हैं। जी। लेकिन सर इस सब में एक सवाल ये है कि जो चाइना फैक्टर है, क्योंकि JF-17 भी इसमें शामिल है, तो चाइना पाकिस्तान जो ये पूरा जॉइंट प्रोजेक्ट रहने वाला है, जैसे कि आपने भी इंडिकेशन किया कि किसी तीसरे देश के थ्रू हो सकता है। तो सर इन सारे जो डिफेंस पैक्ट है, इसमें एक चीज़ जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपसे पूछी थी कि क्या जैसे बांग्लादेश भी है, फिर ये सारा कुछ हो रहा है, क्या ये एक चाइना लेड एक ब्लॉक क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान आगे नज़र आ रहा है और खुद की भी पोस्चरिंग हो रही है? देखिए इस समय पाकिस्तान जो है अपने कदम टटोल रहा है कि मेरे पैर आखिर हैं कहाँ? हुआ ऐसा कि ऑपरेशन हुँ, सिंदूर के बाद में बहुत सारी चीज़ें सामने आईं। पाकिस्तान के साथ में वेपन सिस्टम टेस्ट किए चाइना के। पाकिस्तानी लोगों ने उसको फ़ेल कर दिया। ठीक है? नेचुरली दोष तो पाकिस्तान पे मढ़ा जाएगा।
कि भई तुमने हरा दिया हमको। उधर अमेरिका ने भी आँखें तरेर ली, क्योंकि अमेरिकन एसेट जो थे ऑपरेशन सिंदूर में, वो भी ज़ाया हुए हैं। तो आसिम मुनीर साहब ने रुख किया अमेरिका का कि इसको थोड़ा-सा शांत रखते हैं। तो वो ब्रीफ़केस लेके वो सेल्समैन की तरह पहुँच गए थे उनके पास में। देखिए आपके लिए कुछ कंकड़-पत्थर लेकर आया हूँ, इसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इन्होंने वहाँ किया, वहाँ इन्होंने अपने देश को गिरवी रखने की कोशिश की। अच्छा उस चीज़ से चाइना जो है थोड़ा-सा नाराज़ हुआ। उसने इस चीज़ को पसंद नहीं किया। आपको ध्यान होगा वो एक जे-35 की एक डील कर रहे थे स्टेल्थ फाइटर की और उसमें उन्होंने बताया हम 50% रेट पे इसको पाकिस्तान को देना चाहते हैं। सडनली वो डील कहाँ गई मुझे पता नहीं लगा वो। क्यों गई ये भी नहीं पता लगा। जबकि ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीज़ सैटेलाइट्स जो थी वो होवर कर रही थी ऊपर एंड दे वर डायरेक्टिंग द ड्रोन अटैक जो कि पाकिस्तान अंडरटेक कर रहा था। तो इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी, अपने इक्विपमेंट सबको उतारा था टेस्ट करने के लिए और टेस्ट पायलट थे पाकिस्तान के पायलट्स और पाकिस्तान ने बुरी तरीके से पूरे सिस्टम को फेल किया। अब भरपाई तो कहीं करनी है उसकी। तो जेएफ-17 तथाकथित रूप से पाकिस्तान में निर्मित होता है। पाकिस्तान में भाई साहब अपने देश में 75 सीसी की मोटरसाइकिल नहीं बनती। वो जेएफ-17 जैसा विमान उड़ाएगा, बनाएगा। आश्चर्य! तो ये तो पाकिस्तान की खुद जनता बोल रही है कि हमारे देश में मोटरसाइकिल नहीं बनती, हम हवाई जहाज कैसे बनाएँगे? आपको ध्यान होगा एक सैटेलाइट लॉन्च की थी चाइना ने, पाकिस्तान के सैटेलाइट के रूप में। तो ये देश ऐसा है जो कि मतलब छद्म के ऊपर चल रहा है, मायाजाल। वो जैसे तिलस्मी में नहीं होता, जिन्न आते हैं, जिन्नात और ये हूर आती हैं और ये आती हैं और बिल्कुल एक अजीब-सी फ़िल्मी दुनिया है, फ़िल्मी दुनिया भी नहीं है, मतलब मनगढ़ंत चीज़ चलती आ रही है जिसका नाम है पाकिस्तान। और एग्ज़िस्ट कर रहा है, कैसे एग्ज़िस्ट कर रहा है, इट रियली सरप्राइज़ेज़ मी। मतलब उसको एक बार दिलीप कुमार साहब ने कुछ अल्फ़ाज़ बोले थे, कुदरत की तख्लीक का एक करिश्मा। वो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी आयद होता है, कि भई कैसे ये टिका हुआ है, ये हम और आप डिसाइफ़र नहीं कर सकते। मतलब सर किस क्षण कैसे पे टिका हुआ तो है ही, लेकिन सर एक-एक लीडरशिप से लेके आम जनता तक में एक अलग ही कॉन्फिडेंस नज़र आता है कि भाई देखिए हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो ये है। वो मतलब वो नेक्स्ट लेवल होता है जिसको देख के आपको हँसी आती है और सोचते हैं कि ये लोग कौन-सी दुनिया में रहते हैं जिनको असलियत का पता ही कुछ नहीं है। पता ही नहीं है। तो ये सबसे सरप्राइज़िंग फैक्टर होता है। हाँ। सर मैं अगला सवाल आपसे सर ये जानना चाह रही थी कि सर जिस तरह से हम ये पूरे सारी चीज़ें देख रहे हैं, इनफैक्ट जिस तरह से पाकिस्तान जो है डिफेंस पैक्ट्स कर रहा है अलग-अलग देशों के साथ और अगर लीबिया की ही बात करते हैं, तो सर अगर लीबिया जो एम्बार्गो वायलेशन है, तो वेस्टर्न पावर्स जो हैं जैसे यूएस है, ईयू है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये अब तक सब साइलेंट क्यों है? और क्या जो ये फ्यूल एक्सपोर्ट्स और रीजनल स्टेबिलिटी के नाम पर ये सारी चीज़ें क्या ओवरलुक की जा रही हैं? देखिए अंबर जी, इस समय ना बड़ी मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी चल रही है और सोच भी मार्केट ओरिएंटेड है। इसको थोड़ा-सा लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन की तरफ से हथियार कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं? नेटो से आ रहे हैं। नेटो को हथियार कौन बेच रहा है? अमेरिका बेच रहा है। ट्रम्प साहब ने ओपनली इस बात का ऐलान किया था कि नेटो को हथियार बेचने से हमारे देश का फ़ायदा है। हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। ये कहीं उनके मुँह से ये ज़ुबान ये जो है उनकी फिसल गई थी और ये अल्फ़ाज़ जो हैं ये इस समय हवा में तैर रहे हैं और उसको हम जैसे लोग उसको पकड़ रहे हैं आराम से। तो पाकिस्तान को अगर हथियार बेचने हैं, तो उसके लिए क्या होगा हथियारों की मंडी तैयार खड़ी है। हथियारों की मंडी डिक्टेट करती है पाकिस्तान को हथियार बेचने का। पाकिस्तान जो हथियार बेचेगा, केवल चाइनीज़ हथियार नहीं बेचेगा। नेटो कैलिबर के एम्युनिशन भी बेचने के लिए खड़ा हुआ है। जो इनकी सो कॉल्ड आर्म्स डील चल रही है, उसमें नेटो एंड नॉन नेटो दोनों कैलिबर के एम्युनिशन जो है वो बिकने के लिए तैयार है। पाकिस्तान नेटो कैलिबर का एम्युनिशन कहाँ से लेके आएगा? प्रोबेबली नेटो का उसके पुष्टपनाही है उसके साथ में। तो इस समय पाकिस्तान को अगर नेटो कैलिबर के एम्युनिशन आ रहा है, उससे फ़ायदा कौन-सी आर्म्स लॉबी का है? अमेरिकन आर्म्स लॉबी का। तो अमेरिकन आर्म्स लॉबी अपना मुनाफ़ा देखती है, ये देखती नहीं है कि किस देश को जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। आप उनका सामान बेचिए, भले ही आप किसी और को बेच दें, उसको उससे कोई सरोकार नहीं है।
तो उन्होंने नेटो को बेचना शुरू किया। पाकिस्तान एक विलफुल पार्टनर बन गया उनका। वो ये भी चाहते हैं कि इस समय साउथ एशिया में पॉट जो है वो बॉयल करता रहे। साउथ एशिया में पॉट बॉयल करता रहेगा तो पाकिस्तान जो है वो थक हार के नेटो से हथियार जो है वो खरीदने की कोशिश करेगा। और खरीदने की कोशिश करेगा, हो सकता है हिंदुस्तान के लिए भी हम थोड़ा ल्यूक्रेटिव ऑफर लेकर आएँ, जैसे कि वो F-35 का लेकर आए थे और हम उनके झांसे में नहीं आए। हमने उसको बुलाया, पकड़ा, बिठाया, नारियल पानी पिलाया और भेज दिया। और उनको ये भी दिखा दिया कि आपकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है, वो हम उसको डिसाइफर कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो इस समय अमेरिका जो है वो तिलमिलाया हुआ है, किसी तरीके से अपने हथियारों को मार्केट में उतारने की कोशिश कर रहा है और उसका उतारने का ज़रिया जो है ये पाकिस्तान भी बन सकता है। बांग्लादेश में हमको सबको पता है कि मोहम्मद यूनुस साहब कहाँ से आए हैं और उनके पीछे किसका वरद हस्त है। वहाँ पर भी अगर पाकिस्तान आर्म्स की डील करता है, तो फ़ायदा किसका है? किसी का तो फ़ायदा है उसके अंदर। चीन का भी फ़ायदा है उसमें, अमेरिका का भी फ़ायदा होगा। अमेरिका भरसक प्रयास कर रहा है कि बांग्लादेश के पास में हमको एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाला एरिया जो है वो कहीं मिल जाए। सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर जो उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश जिसको डिमांड किया था शेख हसीना वाज़ेद से और उन्होंने मना कर दिया था। अराकान फोर्सेस ने गए उस पे कब्ज़ा किया उसके ऊपर। अब जो उसकी स्थिति है वो देखते बनती है क्योंकि इस समय दुनिया ये देख रही है कि बांग्लादेश के ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पर एक सो कॉल्ड क्रिश्चियन टेरिटरी जो है वो बन रही है। तो अगर वो क्रिश्चियन टेरिटरी बनती है, तो उसमें अमेरिका का फ़ायदा है। आपको ध्यान होगा कि अमेरिकन फ़ोर्सेस जो थी, उसी एरिया के इर्द-गिर्द देखी गई थी और जिनके ऊपर रिबेल्स ने अटैक किया था और काफ़ी अमेरिकन सोल्जर्स ने अपनी जान से हाथ धोया था। फिर वो भाग के वापस होटल रेडिसन में आके छुप गए थे। ये हम सबने देखा था। वहाँ पर एक कर्नल साहब जो थे, वो भी पकड़े गए थे, मारे गए थे बेचारे वो, रहस्यमयी ढंग से। बहुत लोगों ने बनाया कि कर्नल साहब जो हैं, वो मोदी जी को मारने आए थे और ये करने आए थे। ना, ऐसी बात नहीं है। कोई मारने वाला होता है, उसको इतनी दूर बैठ के मारने की आवश्यकता नहीं होती। बिकाऊ लोग कहीं भी मिल सकते हैं आपको। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट है, चाइना का इंटरेस्ट भी है। तो चाइना भी इस समय बांग्लादेश जो है वो प्लेइंग फील्ड बना है कई पावर्स के, यूएसए, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया और अपना तो उनका देश है ही है, अगर देश है तो। जी। सर, ये जो कुछ हो रहा है, जो पाकिस्तान कर रहा है, इस सब से अगर हम पूरे साउथ एशिया की बात करते हैं या फिर भारत की भी बात करें, तो क्या मैसेजिंग इससे को मिलती है? इस समय पाकिस्तान जो है अपने फीट टटोल रहा है कि मैं कहीं पर टिक जाऊँ। रेलेवेंस जो है पाकिस्तान का वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में निल के बराबर है। उस सिफर से उसको 1 पे लाने की कोशिश वो बड़े ज़ोर-शोर से कर रहा है। रेलेवेंस उसकी बनी रहे। अब फ़ायदा किसका है? अमेरिका का फ़ायदा है कि पाकिस्तान किसी तरीके से टिक जाए। पाकिस्तान अगर डिसइंटीग्रेट होता है, तो अमेरिकन इंटरेस्ट जो हैं, उसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा एस्टेब्लिश होने में वहाँ पर। क्योंकि इस प्रकार से बलोच जो हैं, वो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। हो सकता है किसी भी टाइम पे वो अपना बल्कि उन्होंने टाइमलाइन दे रखी है शायद, फरवरी के महीने में उन्होंने बोला है कि हम अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर देंगे। तो उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा है इनको। अच्छा, ऊपर से खैबर पख्तूनख्वा में जो पख्तून है, वो भी इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। टीटीपी दबा के इन पे प्रेशर डाल रही है। थोड़ा-सा ऊपर बढ़ते हैं, गिलगित-बाल्तिस्तान। वहाँ पर पुलिस तक प्रदर्शन कर रही है कि उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। थोड़ा-सा आगे बढ़ें, पीओजेके में लोग ये कह रहे हैं कि आपके जो लोकल्स आके यहाँ बस रहे हैं, आप लोगों को छूट दे रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज़ खत्म हो रहे हैं और हमको आर्मी रूल के अंडर में रखा जा रहा है। तो हमको आपसे निजात चाहिए। मुज़फ़्फ़राबाद में प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन पे गोली चलती है, गोली में लोग मरते हैं, लेकिन पाकिस्तान फिर भी होश की दवा नहीं पीता है। नॉर्दर्न पंजाब को फिलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, सदर्न पंजाब में आते हैं, जहाँ पर सराइकी बोली बोली जाती है। सराइकी अपने आप को एलियनेटेड फ़ील करते हैं पाकिस्तानी पंजाब में, क्योंकि सारा मलाई है, वो नॉर्दर्न पंजाब ले जाता है। थोड़ा नीचे उतरिए, सिंधु देश। सिंधु देश में इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि सिंध जो है, वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता। अंडरकरेंट बहुत स्ट्रांग है और अंडरकरेंट ऐसी है, दे वांट टू फॉर्म अ कांग्लोमरेट विद इंडिया। वो साफ कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से अलहदा होकर भारत के साथ में विलय का एक आइडिया उनके दिमाग में आ रहा है। इस समय सिंधु देश जो है, एक लीडर की तलाश में है, जो इनके पूरे मूवमेंट को लीड करके आगे ले जा सके। इस समय पाकिस्तान की स्थिति ये है।
तो पाकिस्तान अपने देश को ठंडा रखने के लिए ज़रूर देखेगा दाएँ-बाएँ और उसको सिर्फ़ एक दुश्मन मिलता है उसके ईस्ट में और वो है भारत। तो इसलिए बार-बार हमारे लीडर्स, हमारे मिलिट्री कमांडर्स हमको वार्न कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी चल रहा है और अगर किसी ने हिमाकत करने की कोशिश की तो फिर नक्शे बदलेंगे, ज्योग्राफियाँ बदलेंगी, हिस्ट्री बदल दी जाएगी। लेकिन किसी ने ये नहीं बोला है कि हिस्ट्री किस हिस्से में बदलेगी, नक्शे कहाँ के बदलेंगे। क्योंकि बांग्लादेश ने भी अपने पैर हिलाने शुरू किए हैं। टंगड़ी अगर अड़ाएगा तो हो सकता है नक्शा वहाँ का भी बदल जाए, हिस्ट्री वहाँ का भी बदल जाए, हालात बदल जाएँ, जज़्बात बदल जाएँ, वो मीम नहीं आता है वो। तो सब कुछ संभव है इस समय, क्योंकि हालात इस समय ऐसे हो रहे हैं जैसे आपने बोला ना वो खुद भी कॉन्फिडेंस पाकिस्तानी लड़का ही है सर जिस मीम की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो खुद ही एक मीम है। हाँ, तो आज ही मैंने एक ट्वीट किया था, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आते हैं? तो बांग्लादेश के सो कॉल्ड स्टूडेंट लीडर्स ये कह रहे थे कि अगर हम हिंदुस्तान को खाना देना बंद कर दें, तो हिंदुस्तान भूखा मर जाएगा। मैंने बोला यार ये गजब का कॉन्फिडेंस ये है ये। पाकिस्तान वाला नशा चूरन वो वहाँ पर बांग्लादेश में पहुँच लाहौरी गया मतलब। मेरे ख्याल से एम्बिशन जाए ना जाए लाहौरी चूरन पहले पहुँच गया वहाँ पर और इस चूरन के नशे में बेचारे ऐसे उन्माद में हैं पूछो मत। भारत को धमकी देते हैं कि 7 सिस्टर्स जो हैं हम उनको अलग कर देंगे। ये भूल गए कि यार 7 सिस्टर्स में 21 ब्रदर्स भी हैं। हमारा तो एक एक भाई काफ़ी है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्थिति है। ख़ैर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों पे ही हँसा जा सकता है, लेकिन ये तो है कि भारत के आस-पास इंस्टेबिलिटी बनाने के लिए भारत को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या अपडेट्स आते हैं ख़ास तौर से बांग्लादेश को लेकर। बस सर बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अंबर जी। जय हिंद। जय हिंद।